एडगर नाम का एक शख्स अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से भाग रहा था। उसके पीछे पूरी पुलिस फोर्स लगी हुई थी और कुछ ही पलों में वह एक ऊंची इमारत की छत पर पहुंच जाता है। चारों तरफ नजर दौड़ाने के बाद उसकी नजर एक पिलर पर बने अजीब से क्रॉस के निशान पर पड़ती है। जैसे ही वह उसके पास पहुंचता है, वहां उसे एक डिटोनेटर मिलता है। उसी समय पुलिस भी छत पर पहुंच जाती है और उसे डिटोनेटर नीचे रखने के लिए कहती है, लेकिन एडगर बार बार सिर्फ एक ही बात दोहराता रहता है कि समय बहुत कम है और उसे कोई नहीं रोक सकता। वह जिद करने लगता है कि तुरंत डिटेक्टिव हेलोरन को बुलाया जाए, क्योंकि अगर अगले 15 मिनट में हेलोरन वहां नहीं पहुंचा तो 5 लोगों की मौत उसकी वजह से हो जाएगी। कुछ देर बाद हेलोरन अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है। उसे देखकर साफ पता चलता है कि वह एडगर को पहले से जानता है। हेलोरन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एडगर डिटोनेटर छोड़ने से साफ इनकार कर देता है। उसका कहना था कि खेल शुरू हो चुका है और अब फैसला होगा कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। हेलोरन को यह सब किसी पागल इंसान की बकवास लगती है। वह एडगर पर बंदूक तान देता है और आखिरी बार चेतावनी देता है, लेकिन अगले ही पल एडगर कहता है कि अगर वह मरेगा तो अकेला नहीं मरेगा। इतना कहते ही वह डिटोनेटर का बटन दबा देता है। पुलिस अधिकारी तुरंत फायरिंग कर देते हैं। गोलियां उसके हाथ को चीर देती हैं, लेकिन एक गोली सीधे उसके सीने के पास भी लग जाती है। हेलोरन गुस्से से भर उठता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब सारे जवाब हमेशा के लिए खत्म हो गए हैं। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि डिटोनेटर का बटन दबते ही शहर के किसी और हिस्से में मौत का खेल शुरू हो चुका है। एक अंधेरे कमरे में 5 लोग बेहोश पड़े होते हैं। उनके गलों में लोहे की जंजीरें बंधी होती हैं और सिर पर ऐसे खतरनाक हेलमेट लगाए गए होते हैं जिन्हें निकालना लगभग नामुमकिन था। उनके सामने दीवार पर विशाल घूमते हुए ब्लेड लगे होते हैं जो किसी को भी कुछ सेकंड में टुकड़ों में बदल सकते थे। हर कोई घबराकर चीखने लगता है, क्योंकि किसी को समझ नहीं आता कि वे वहां कैसे पहुंचे। तभी कमरे में एक ठंडी और डरावनी आवाज गूंजती है। उन्हें बताया जाता है कि उनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे कभी अपनी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करते। वे लगातार झूठ बोलते हैं, दूसरों से भी और खुद से भी। अगर वे सच स्वीकार कर लें तो शायद उन्हें मुक्ति मिल सकती है, लेकिन आजादी की कीमत चुकानी होगी अपने खून से। जैसे ही आवाज खत्म होती है, सभी हेलमेट्स पर लाल लाइट जल उठती है। अगले ही पल दीवार पर लगे विशाल ब्लेड घूमने लगते हैं और गलों में बंधी लोहे की जंजीरें उन्हें धीरे धीरे मौत की तरफ खींचने लगती हैं। कमरे में अफरा तफरी मच जाती है। तभी एक लड़की हिम्मत जुटाकर अपना हाथ ब्लेड की तरफ बढ़ा देती है। ब्लेड उसके हाथ को बुरी तरह काट देता है और खून जमीन पर गिर जाता है। हैरानी की बात ये होती है कि उसी पल हेलमेट खुल जाता है। अब सभी को समझ आ जाता है कि इस खेल में बचने के लिए सिर्फ थोड़ा सा खून देना होगा। एक एक करके सभी खुद को घायल करते हैं और आजाद हो जाते हैं, लेकिन एक आदमी अब भी बेहोश पड़ा रहता है। जब तक उसे होश आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जंजीर उसे सीधे ब्लेड तक खींच लेती है और कुछ ही सेकंड में उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। बाकी 4 लोग किसी तरह वहां से निकलकर अगले कमरे की तरफ बढ़ते हैं। सभी बुरी तरह घायल होते हैं और उनके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा होता है, आखिर ये सब कौन कर रहा है। दूसरी तरफ एडगर को गंभीर हालत में अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कर दिया जाता है। हेलोरन उसकी निगरानी के लिए अपने भरोसेमंद अधिकारी कीट को वहां छोड़ देता है। कीट उससे पूछता है कि आखिर एडगर बार बार सिर्फ हेलोरन को ही क्यों बुला रहा था। हेलोरन बताता है कि वह एडगर को काफी समय से जानता है और उसके ऊपर पहले भी कई आपराधिक मामले चल चुके हैं। अब जरूरी था पता लगाना कि हाल ही में वह किन लोगों के संपर्क में था। इसी बीच शहर के एक पार्क में कुछ लोग किसी भयानक चीज को देखकर दंग रह जाते हैं। जब कैमरा उसकी तरफ घुमाया जाता है, एक पेड़ से वही अजीब हेलमेट पहने हुए एक लाश लटक रही होती है। लाश को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। एलेनोर और मिच जैसे ही उसका हेलमेट हटाते हैं, कमरे में सन्नाटा छा जाता है। उस व्यक्ति का चेहरा इतनी बुरी तरह नष्ट हो चुका होता है कि उसे पहचानना तक मुश्किल था। एलेनोर को शक होता है कि यह तरीका उसे पुराने सीरियल किलर जॉन क्रेमर की याद दिला रहा है, लेकिन हेलोरन तुरंत उसे रोक देता है। उसकी नजर में यह नाम लेना भी बेकार था, क्योंकि जॉन क्रेमर को मरे हुए पूरे 10 साल हो चुके थे। तभी मिच को लाश के अंदर एक छोटी सी चिप मिलती है। जब वे उसे निकाल कर देखते हैं तो उस पर लिखा होता है, अभी 4 खिलाड़ी बाकी हैं। ये पढ़ते ही सभी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। चिप को कंप्यूटर में लगाया जाता है और उसके अंदर से एक रिकॉर्डिंग चलने लगती है। रिकॉर्डिंग में वही खौफनाक संदेश सुनाई देता है कि खेल एक बार फिर शुरू हो चुका है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि यह किसी आम इंसान की आवाज नहीं थी। यह आवाज जॉन क्रेमर की थी, उस आदमी की जो 10 साल पहले मर चुका था। अब यह मामला सिर्फ एक हत्या नहीं रह गया था। ऐसा लग रहा था जैसे अतीत खुद कब्र से निकलकर वापस लौट आया हो। उधर मौत के खेल में फंसे 4 लोग अपने जख्मों को संभालने की कोशिश कर रहे थे। टेरी का काफी खून बह चुका था और बाकी लोग उसकी मदद कर रहे थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ ये सब क्यों हो रहा है। तभी अंधेरे में उन्हें एक गुड़िया दिखाई देती है। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ती है। उसके गले में एक संदेश लटका होता है, कन्फेस, अपना गुनाह कबूल करो। अचानक गुड़िया अजीब आवाजें निकालने लगती है और उसी पल उनके गलों की जंजीरें फिर से कसने लगती हैं। सभी पूरी
ताकत से खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। तभी उनमें से जिम्मी कहता है कि अगर किसी को कोई गुनाह कबूल करना है तो जल्दी करे। मजबूरी में वे अपने अपने राज बताने लगते हैं। जेम्स स्वीकार करता है कि उसकी वजह से एक लड़के की मौत हुई थी। दूसरी महिला अपने अतीत की एक दर्दनाक सच्चाई सामने रखती है, लेकिन तभी जेम्स की नजर गुड़िया पर लगे छोटे से टेप रिकॉर्डर पर पड़ती है। जैसे ही वह उसे उठाता है, उससे जुड़ा एक पतला धागा टूट जाता है और उसी पल उनकी जंजीरें रुक जाती हैं। सभी राहत की सांस लेते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक ऊपर देखता है और उसका खून जम जाता है, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ। इसके बाद जैसे ही जेम्स उस रिकॉर्डर को चलाता है, अचानक बिली के सामने 3 इंजेक्शन आकर गिरते हैं। तीनों पर अलग अलग नंबर लिखे होते हैं। तभी रिकॉर्डर से एक नई रिकॉर्डिंग चलने लगती है। आवाज बताती है कि इस कमरे में मौजूद लोगों में से एक ऐसा इंसान है जिसने कभी एक बीमार आदमी का पर्स चुराया था। उस आदमी को अस्थमा था और उसके पर्स में उसकी जान बचाने वाली दवा मौजूद थी, लेकिन चोर उसे मरने के लिए छोड़कर भाग गया। अब उसी इंसान का फैसला होना था। रिकॉर्डिंग में बताया जाता है कि जब वे सभी बेहोश थे, तब उस अपराधी को जहरीला इंजेक्शन लगा दिया गया था। उसके सामने रखे इन 3 इंजेक्शनों में से सिर्फ एक में इलाज मौजूद है, दूसरे में तेजाब है और तीसरे में वही जहर। अब उसे अपनी किस्मत खुद चुननी होगी। यह सुनते ही सभी लोग घबराकर अपने शरीर पर जहरीले इंजेक्शन के निशान तलाशने लगते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर टेरी पर जाती है, जो बाकी लोगों की तरह परेशान नहीं दिखाई दे रही थी। जिम्मी तुरंत तीनों इंजेक्शन उसके सामने रख देता है। उसका कहना था कि अगर टेरी सही इंजेक्शन चुन लेती है तो शायद वे सभी बच सकते हैं, लेकिन टेरी बुरी तरह डर चुकी थी। वह लगातार इंजेक्शन लगाने से मना करती रहती है। धीरे धीरे जिम्मी का गुस्सा बढ़ने लगता है, लेकिन टेरी अपनी बात पर अड़ी रहती है। तभी अचानक एक बार फिर उनकी गर्दनों में बंधी जंजीरें कसने लगती हैं। इस बार वे सभी हवा में उठने लगते हैं। उनका दम घुटने लगता है और मौत कुछ ही कदम दूर दिखाई देने लगती है। आखिरी क्षण में जिम्मी अपना आपा खो देता है और तीनों इंजेक्शन एक साथ टेरी को लगा देता है। अगले ही पल बाकी सभी लोगों की जंजीरें खुल जाती हैं और वे नीचे गिर पड़ते हैं, लेकिन टेरी की किस्मत खत्म हो चुकी थी। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर तड़पने लगता है और वह दर्दनाक मौत का शिकार हो जाती है। टेरी की मौत के बाद एना जिम्मी पर भड़क उठती है। उसे लगता है कि उसने जल्दबाजी में एक इंसान की जान ले ली, लेकिन जेम्स बीच में आकर दोनों को शांत करता है। उसका कहना था कि अगर वे आपस में लड़ते रहे तो कभी इस जगह से जिंदा नहीं निकल पाएंगे। उधर दूसरी तरफ पुलिस की जांच भी तेजी से आगे बढ़ रही थी। हेलोरन को यह पुष्टि मिल जाती है कि रिकॉर्डिंग में सुनाई देने वाली आवाज सचमुच जॉन क्रेमर की ही थी, लेकिन यही बात सबसे बड़ा रहस्य बन चुकी थी, क्योंकि जॉन क्रेमर को मरे हुए पूरे 10 साल हो चुके थे। उधर मौत के खेल में बचे तीनों लोग अगले कमरे में पहुंचते हैं। जैसे ही वे अंदर आते हैं, पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। सभी बुरी तरह घबरा जाते हैं। जिम्मी तुरंत वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जेम्स उसे रोक देता है। उसे यकीन था कि अगर उन्होंने खेल के नियम तोड़े तो वे मारे जाएंगे, लेकिन जिम्मी उसकी बात नहीं सुनता। वह पास पड़े फावड़े से दरवाजे पर हमला करने लगता है और तभी कमरे का फर्श अचानक टूट जाता है। एक खतरनाक जाल सक्रिय हो जाता है। लोहे की पतली रस्सियां जिम्मी के पैर को जकड़ लेती हैं। जिम्मी दर्द से चीखने लगता है। एना और जेम्स उसकी मदद करने दौड़ते हैं। तभी उन्हें फर्श के अंदर एक हैंडल दिखाई देता है। जेम्स फावड़े से दूसरी तरफ की जमीन तोड़ता है, जहां उन्हें एक और रिकॉर्डर नजर आता है। दोनों उसे निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी एक छोटी सी गलती की वजह से जिम्मी के पैर पर बंधी रस्सी और ज्यादा कस जाती है। अब जिम्मी दर्द से तड़पने लगता है। काफी मेहनत के बाद जेम्स रिकॉर्डर निकालने में सफल हो जाता है। जैसे ही रिकॉर्डिंग चलाई जाती है, एक ठंडी आवाज सुनाई देती है। उन्हें याद दिलाया जाता है कि नियम तोड़ने की सजा हमेशा मिलती है। फिर बताया जाता है कि सामने लगे हैंडल को खींचते ही जिम्मी पूरी तरह आजाद हो जाएगा, लेकिन पूरी तरह आजाद शब्दों का असली मतलब कोई नहीं समझ पाता। तभी कमरे की लाइटें झपकने लगती हैं और सामने एक नया दरवाजा खुल जाता है। एना और जेम्स उसके अंदर जाते हैं। अंदर एक रिमोट धागे से लटका हुआ था। जेम्स उसे पकड़ नहीं पाता, इसलिए वह एना को ऊपर उठाता है, लेकिन जैसे ही एना रिमोट तक पहुंचती है, पीछे का दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। कमरे की स्क्रीन पर फिर वही डरावनी गुड़िया दिखाई देती है। इस बार उन्हें बताया जाता है कि उन्होंने हमेशा दूसरों की परवाह करने के बजाय अपने बारे में सोचा है। अब उनकी जान सिर्फ एक आदमी बचा सकता है। जिम्मी अगर उस हैंडल को खींच दे तो एना और जेम्स आजाद हो सकते हैं। उधर जिम्मी के सामने स्क्रीन पर एना और जेम्स का लाइव वीडियो चलने लगता है और एना के कमरे में जिम्मी दिखाई देने लगता है। अगले ही पल उनके कमरे की छत से तेज रफ्तार में अनाज गिरना शुरू हो जाता है। कुछ ही सेकंड में पूरा कमरा भरने लगता है। एना और जेम्स घबरा कर चीखने लगते हैं।
धीरे धीरे वे अनाज के नीचे दबते चले जाते हैं। जिम्मी यह सब अपनी आंखों के सामने देख रहा था। दोनों लगातार उसे हैंडल खींचने की गुहार लगाते रहते हैं। जिम्मी कोशिश करता है लेकिन डर और दर्द की वजह से फैसला नहीं ले पाता। देखते ही देखते एना और जेम्स पूरी तरह अनाज में दब जाते हैं। फिर अचानक अनाज गिरना बंद हो जाता है, लेकिन राहत सिर्फ कुछ सेकंड की थी, क्योंकि अगले ही पल ऊपर से चाकू, ब्लेड और नुकीले हथियार बरसने लगते हैं। एक बड़ा चाकू सीधे जेम्स के कंधे में जा धंसता है। अब साफ हो चुका था कि अगर जिम्मी ने जल्द फैसला नहीं लिया तो दोनों की मौत तय थी। आखिरकार जिम्मी अपनी पूरी हिम्मत जुटाता है, वह हैंडल खींच देता है और अगले ही पल उसके पैरों को जकड़े हुए जाल सक्रिय हो जाते हैं और उसके पैर के टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन उसकी कुर्बानी बेकार नहीं जाती। एना और जेम्स जिंदा बाहर निकल आते हैं। दूसरी तरफ जांच के दौरान मिच और एलेनोर को एक नया सुराग मिलता है। मृत शरीर पर जानवरों के निशान पाए गए थे। इसका मतलब था कि वह लाश किसी ऐसे इलाके में रही थी जहां बड़ी संख्या में जानवर मौजूद थे, शायद किसी फार्म में। तभी एक अधिकारी आकर बताता है कि उन्हें एक और लाश मिली है। जब मिच और एलेनोर वहां पहुंचते हैं तो हेलोरन पहले से मौजूद होता है। उसे लाश के पास से एक और संदेश मिला था। उस पर लिखा था, अभी 3 खिलाड़ी बाकी हैं। ये पढ़कर सभी समझ जाते हैं कि मौत का खेल अब भी जारी है। पोस्टमार्टम के दौरान मिच बिना जांच पूरी किए ही मौत का कारण बता देता है। हेलोरन तुरंत चौकन्ना हो जाता है। उसे हैरानी होती है कि मिच को इतनी जल्दी सब कैसे पता चल गया। मिच बात को टाल देता है, लेकिन हेलोरन के मन में शक पैदा हो चुका था। वह तुरंत कीट को मिच पर नजर रखने का आदेश देता है। इसके बाद हेलोरन एलेनोर से भी पूछताछ शुरू करता है। उसे उस पर भी शक होने लगा था। जब वह पूछता है कि पहली लाश मिलने वाली रात वह कहाँ थी, तो एलेनोर जवाब देती है कि वह अपने घर पर थी। लेकिन जब हेलोरन उससे सबूत मांगता है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब शक और भी गहरा हो चुका था। बाद में हेलोरन को पता चलता है कि एलेनोर डार्क वेब पर जिक्सॉ से जुड़ी खतरनाक फाइलें और वीडियो देखती रही है। उसका मानना था कि शायद वही जॉन क्रेमर के पुराने तरीकों की नकल करके यह सब कर रही है। हालांकि मिच इस बात से सहमत नहीं था। इसी बीच हेलोरन और कीट लैब पहुंचते हैं, जहां उन्हें जांच रिपोर्ट का इंतजार था। लेकिन जो रिपोर्ट उनके सामने आती है वह पूरे मामले को और भी रहस्यमय बना देती है। लाश से मिले डीएनए सैंपल का मिलान हो चुका था और वह डीएनए किसी और का नहीं बल्कि जॉन क्रेमर का था। उसी जॉन क्रेमर का जो 10 साल पहले मर चुका था। यह सच जानकर हेलोरन और कीट दोनों के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई देने लगती है। दूसरी तरफ मिच को अब यकीन होने लगा था कि डिटेक्टिव हेलोरन जानबूझकर उसे और एलेनोर को इस मामले में फंसाने की कोशिश कर रहा है। उसका मानना था कि हेलोरन पहले भी कई लोगों को अपने फायदे के लिए फंसा चुका है। इसी शक की वजह से मिच एलेनोर से मिलने पहुंचता है। वह उससे पूछता है कि पहली लाश मिलने वाली रात वह आखिर थी कहां। तब एलेनोर एक चौंकाने वाला सच बताती है। वह मान लेती है कि उसने पुलिस से झूठ बोला था। उस रात वह अपने घर पर नहीं बल्कि अपने निजी स्टूडियो में थी। मिच उसे चेतावनी देता है कि अगर पुलिस को यह बात पता चल गई तो वे उसे आसानी से इस पूरे मामले में फंसा देंगे, इसलिए अब उससे कुछ भी छिपाने का कोई फायदा नहीं था। कुछ देर बाद एलेनोर उसे एक सुनसान और वीरान इमारत में लेकर जाती है। जैसे ही वहाँ की लाइटें जलती हैं, मिच के होश उड़ जाते हैं। पूरा कमरा जॉन क्रेमर की बनाई गई खतरनाक मशीनों से भरा हुआ था। वही मशीनें जिनका इस्तेमाल करके उसने अपने शिकारों को मौत के खेल में फंसाया था। चारों तरफ ऐसे जाल लगे हुए थे जो कुछ ही सेकंड में किसी भी इंसान की जान ले सकते थे। तब एलेनोर बताती है कि वह जॉन क्रेमर की बहुत बड़ी फैन है और इन मशीनों को इकट्ठा करना उसका शौक है। मिच ये सब देखकर घबरा जाता है। उसे लगता है कि अगर पुलिस ने यह जगह देख ली तो एलेनोर सीधे मेन संदिग्ध बन जाएगी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि कोई और भी उनका पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँच चुका है। वह था कीट। वह छिपकर दोनों की तस्वीरें खींच लेता है और तुरंत वहाँ से निकल जाता है। उधर मौत के खेल में जिम्मी बेहोश पड़ा हुआ था। एना उसकी सांसें जांचती है और राहत की बात यह थी कि वह अभी भी जिंदा था। तभी जेम्स को एक और रिकॉर्डर दिखाई देता है। इस बार उस पर सिर्फ उसका नाम लिखा हुआ था। जैसे ही वह रिकॉर्डिंग चलाता है, अचानक उसके जाल सक्रिय हो जाता है और वह हवा में लटक जाता है। फिर वही खौफनाक आवाज सुनाई देती है। उसे याद दिलाया जाता है कि उसने सिर्फ एक खराब मोटरसाइकिल नहीं बेची थी, उसने जानबूझकर उसके ब्रेक की खराबी छिपाई थी। उसी धोखे की वजह से एक युवक की जान चली गई थी। अब जेम्स को अपने अपराध की कीमत चुकानी थी। उसके नीचे एक विशाल मशीन लगी हुई थी जिसके अंदर धारदार ब्लेड लगे हुए थे। नियम बेहद आसान था। अगर वह समय रहते मशीन के अंदर लगे ब्रेक को दबा देता तो उसकी जान बच सकती थी, लेकिन अगर वह असफल रहा तो मशीन उसे टुकड़ों में बदल देती। अगले ही पल मशीन चालू हो जाती है और जेम्स धीरे धीरे उसकी तरफ खींचने लगता है। एना पूरी कोशिश करती है उसे बचाने की। वह किसी तरह ऊपर चढ़कर मशीन के अंदर एक लोहे की रॉड फंसा देती है। कुछ सेकंड के लिए मशीन रुक जाती है। जेम्स राहत की सांस लेता है, लेकिन यह राहत ज्यादा देर नहीं टिकती। अचानक रॉड अपनी जगह से निकल जाती है और अगले ही पल मशीन पूरी ताकत से चल पड़ती है। जेम्स की दर्दनाक चीख पूरे कमरे में गूंज उठती
जाती है। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर मशीन के अंदर खींच जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब इस खेल में सिर्फ 2 लोग बचे थे। दूसरी तरफ एक और हैरान कर देने वाली घटना घट चुकी थी। अस्पताल से एडगर का अपहरण हो गया था। यह खबर सुनते ही हेलोरन आग बबूला हो जाता है। तभी उसे कीट का फोन आता है। कीट एक बेहद चौंकाने वाली जगह पर मौजूद था। वह जॉन क्रेमर की कब्र खुदवा रहा था। कुछ ही देर में उसका ताबूत बाहर निकाला जाता है। सभी लोग सांस रोके उसे खुलते हुए देखते हैं, लेकिन जैसे ही ताबूत खुलता है सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर जॉन क्रेमर की लाश नहीं थी, वहाँ एडगर की लाश रखी हुई थी। अब मामला पहले से कहीं ज्यादा रहस्यमय बन चुका था। इसके तुरंत बाद हेलोरन और कीट पूरी टीम के साथ एलेनोर के स्टूडियो पहुंचते हैं। पूरी जगह की तलाशी शुरू कर दी जाती है। तभी हेलोरन की नजर दीवार पर बने खून के निशानों पर पड़ती है। वह पास जाकर जांच करता है और उसे एक छिपा हुआ दरवाजा दिखाई देता है। जैसे ही वह उसे खोलता है उसके सामने एक भयानक दृश्य आ जाता है। जेम्स की कटी फटी लाश वहाँ लटक रही होती है। उसके शरीर पर एक नोट चिपका हुआ था जिस पर लिखा था, अभी 2 खिलाड़ी बाकी हैं। अब यह साफ था कि खेल अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। इसी बीच कीट को आदेश दिया जाता है कि वह मिच को गिरफ्तार करे, लेकिन मिच साफ इनकार कर देता है कि उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। मिच का कहना था कि कोई उन्हें जानबूझकर फंसा रहा है। फिर वह एक ऐसा आरोप लगाता है जिसे सुनकर कीट भी हैरान रह जाता है। मिच का कहना था कि असली संदिग्ध हेलोरन है। वह बताता है कि जब एडगर ने डिटोनेटर दबाया था तब सभी अधिकारियों ने उसके हाथ पर गोलियां चलाई थी, लेकिन उसके सीने के पास लगी गोली सिर्फ हेलोरन की बंदूक से आई हो सकती थी। मिच को यकीन था कि हेलोरन नहीं चाहता था कि एडगर जिंदा बचे। शुरुआत में कीट को यह बात अजीब लगती है, लेकिन हेलोरन के भ्रष्टाचार से जुड़े पुराने मामलों को याद करके उसका शक बढ़ने लगता है। दोनों तुरंत एडगर की लाश की दोबारा जांच करते हैं। जब गोली का मिलान किया जाता है तो सच्चाई सामने आ जाती है। एडगर के सीने में लगी गोली सचमुच हेलोरन की सर्विस गन से चलाई गई थी। अब कीट का शक यकीन में बदल चुका था। उधर मिच घर पहुंचकर एलेनोर को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ता है एलेनोर उसके सामने खड़ी दिखाई देती है। वह बुरी तरह घबराई हुई थी। उसका कहना था कि उसे बिल्कुल नहीं पता कि जेम्स की लाश उसके स्टूडियो तक कैसे पहुंची। मिच उसे बताता है कि अब पुलिस का शक धीरे धीरे हेलोरन की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन एलेनोर के पास इससे भी बड़ी खबर थी। उसने आखिरकार वह फार्म ढूंढ लिया था जहां यह पूरा मौत का खेल खेला जा रहा था। मिच तुरंत पुलिस को सूचना देने की बात करता है, लेकिन एलेनोर साफ मना कर देती है। जॉन क्रेमर के प्रति उसकी दीवानगी अब भी खत्म नहीं हुई थी। वह अपनी आंखों से इस पूरे खेल का अंत देखना चाहती थी। मिच को यह सब पागलपन लगता है। उसका कहना था कि वे बिना तैयारी के किसी खतरनाक हत्यारे का सामना नहीं कर सकते। तभी एलेनोर अपनी जैकेट के अंदर से एक पिस्तौल निकालती है। उसकी आंखों में डर कम और जुनून ज्यादा दिखाई दे रहा था। अब वे दोनों सच जानने के लिए उस रहस्यमयी फार्म की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ एना किसी भी तरह उस डरावनी जगह से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। वह फावड़े की मदद से दरवाजा तोड़ने में कामयाब हो जाती है, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने की कोशिश करती है तभी उसके सामने एक नकाबपोश आदमी आ जाता है। इससे पहले कि एना कुछ समझ पाती, वह आदमी उसे बेहोश कर देता है। जब एना की आंख खुलती है तो वह खुद को एक नई जगह पर पाती है। उसके पैरों में भारी लोहे की जंजीरें बंधी हुई थीं। उसके सामने जिम्मी भी मौजूद था, लेकिन दोनों के होश तब उड़ जाते हैं जब वे उस नकाबपोश आदमी का चेहरा देखते हैं। वह कोई और नहीं बल्कि जॉन क्रेमर था, जिस आदमी को पूरी दुनिया 10 साल पहले मरा हुआ मान चुकी थी। जॉन उन्हें बताता है कि उनका आखिरी खेल अभी बाकी है। फिर वह जिम्मी की तरफ देखता है और कहता है कि उसने अभी तक अपना असली गुनाह स्वीकार नहीं किया। धीरे धीरे जिम्मी टूट जाता है और सच कबूल कर लेता है। वह मानता है कि उसके दोस्तों की मौत के लिए वही जिम्मेदार था। उसने अदालत में झूठी गवाही देकर खुद को बचा लिया था और दूसरों को सजा भुगतने के लिए छोड़ दिया था। इसके बाद जॉन एना की तरफ मुड़ता है। वह उसे भी सच स्वीकार करने के लिए कहता है, लेकिन एना अब भी अपने झूठ पर अड़ी रहती है। वह बार बार यही कहती है कि उसके बच्चे की मौत के लिए उसका पति जिम्मेदार था। तभी जॉन उसके अतीत का सबसे भयानक सच सामने रख देता है। वह बताता है कि एना अपने बच्चे से परेशान हो चुकी थी। एक रात जब बच्चा लगातार रो रहा था तो उसने उसे अपने पति के पास लिटा दिया। बाद में उसके पति ने नींद में करवट बदली और बच्चा उसके नीचे दब गया। दम घुटने से उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार कर लिया। बेगुनाह होते हुए भी उसने जेल में आत्महत्या कर ली। एना यह सुनकर पूरी तरह टूट जाती है। फिर जॉन बताता है कि वह यह सब क्यों कर रहा है। वह कहता है कि एक डॉक्टर की लापरवाही की वजह से उसकी जिंदगी बदल गई थी। कैंसर की रिपोर्ट में हुई गलती के कारण उसे अपनी मौत का सामना बहुत पहले करना पड़ा। यही वह वजह थी जिसने उसे लोगों को उनके कर्मों का सामना करवाने के रास्ते पर डाल दिया। इसके बाद जॉन उनके सामने एक शॉटगन रखता
लगता है। उसमें सिर्फ एक गोली थी, लेकिन वह कोई साधारण गोली नहीं थी। जॉन उन्हें बताता है कि यही गोली उनकी आजादी की चाबी है। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। उधर दूसरी तरफ कीट हेलोरन के घर पहुँच चुका था। वहाँ उसे कई ऐसे सबूत मिलते हैं जो हाल ही में हुई हत्याओं से जुड़े हुए थे। अब उसका शक लगभग यकीन में बदल चुका था। इसी दौरान एलेनोर और मिच भी उस फार्म पर पहुंच जाते हैं जहां यह पूरा मौत का खेल खेला जा रहा था। उन्हें पता नहीं था कि हेलोरन भी उनका पीछा करते हुए वहीं तक पहुंच चुका है। कीट लगातार हेलोरन को फोन कर रहा था, लेकिन हेलोरन हर बार उसका कॉल काट देता है। फार्म के अंदर पहुंचकर मिच और एलेनोर चारों तरफ जांच शुरू करते हैं। ये वही जगह थी जहां शुरू से ये खौफनाक खेल चल रहा था। उन्हें वे हेलमेट भी मिल जाते हैं जिनका इस्तेमाल पहले गेम में किया गया था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि एलेनोर के चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। उसे देखकर मिच के मन में भी शक पैदा होने लगता है। वह कुल्हाड़ी उठाकर उसकी तरफ कर देता है। उसे लगने लगता है कि शायद एलेनोर ही जॉन क्रेमर की नकल करके यह सब कर रही है, लेकिन एलेनोर साफ इनकार कर देती है। वह कहती है कि वह सिर्फ जॉन की फैन है, हत्यारी नहीं। तभी अचानक से हेलोरन वहां पहुंच चुका था। उसके हाथ में बंदूक थी और निशाना सीधे मिच पर लगा हुआ था। एलेनोर तुरंत आरोप लगाती है कि असली मास्टरमाइंड हेलोरन है, लेकिन हेलोरन लगातार दोनों को हथियार नीचे रखने के लिए कहता रहता है। आखिरकार दोनों अपने हथियार नीचे रख देते हैं, लेकिन मिच अचानक मौका देखकर हेलोरन पर हमला कर देता है। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर एलेनोर वहां से भाग निकलती है। हेलोरन मिच को बेहोश कर देता है और एलेनोर के पीछे दौड़ पड़ता है। एलेनोर पूरी ताकत से भाग रही थी, लेकिन कुछ ही देर बाद हेलोरन को कोई पीछे से इंजेक्शन लगा देता है। कुछ सेकंड में हेलोरन भी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। उधर एना अब फैसला कर चुकी थी। उसे लगता था कि इस खेल से निकलने का एकमात्र रास्ता जिम्मी को मारना है। जिम्मी उसे बार बार रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एना अब किसी की सुनने की हालत में नहीं थी। वह बंदूक उठाकर सीधे जिम्मी पर तान देती है। अगले ही पल ट्रिगर दब जाता है, लेकिन जो होता है वह किसी ने नहीं सोचा था। गोली जिम्मी को नहीं लगती, बल्कि एना खुद मारी जाती है। दरअसल उस गोली के अंदर पहले से एक चाबी छिपी हुई थी। अगर दोनों खेल के असली नियम समझ जाते तो शायद दोनों की जान बच सकती थी। अब एना मर चुकी थी और जिम्मी हमेशा के लिए उस जगह फंस गया था। दूसरी तरफ मिच की आंख खुलती है। वह खुद को एक और घातक जाल में फंसा हुआ पाता है। उसके सामने हेलोरन भी मौजूद था। दोनों के गलों में एक खतरनाक मशीन लगी हुई थी। उस मशीन में लगे लेजर कुछ ही सेकंड में मांस और हड्डियों को काट सकते थे। अब दोनों को समझ आ चुका था कि उनमें से कोई भी असली कातिल नहीं था। तभी स्पीकर से एक आवाज गूंजती है। उन्हें बताया जाता है कि वे इस खेल के आखिरी 2 खिलाड़ी हैं। जिंदा रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपने गुनाह कबूल करना। उन्हें अगले 60 सेकंड के अंदर फैसला करना था कि पहले कौन स्वीकारोक्ति करेगा। इसके लिए सामने लगा बटन दबाना जरूरी था। हेलोरन आगे आने का नाटक करता है, लेकिन आखिरी क्षण में वह चालाकी से मिच वाला बटन दबा देता है। अगले ही पल मिच के गले में लगा उपकरण सक्रिय हो जाता है। मजबूर होकर मिच अपना गुनाह स्वीकार करता है। वह मानता है कि सालों पहले उसी की लापरवाही की वजह से जॉन क्रेमर की मेडिकल रिपोर्ट बदल गई थी। वह माफी मांगता है, लेकिन तभी लेजर चालू हो जाते हैं। कुछ ही सेकंड में मिच की दर्दनाक मौत हो जाती है। हेलोरन राहत की सांस लेता है। उसे लगता है कि वह जीत चुका है, लेकिन तभी उसके गले में लगा उपकरण भी सक्रिय हो जाता है। अब उसकी बारी थी। हेलोरन एक एक करके अपने सारे अपराध कबूल करने लगता है। उसने सबूतों से छेड़छाड़ की थी, रिश्वत ली थी, बेगुनाह लोगों को जेल भेजा था और कई अपराधियों को बचाया था। अचानक उसका उपकरण बंद हो जाता है। हेलोरन को लगता है कि वह बच गया, लेकिन तभी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। उसके सामने मरा पड़ा मिच अचानक उठकर खड़ा हो जाता है। हेलोरन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल यह सब पहले से मिच की योजना का हिस्सा था। उसने अपनी मौत का नाटक किया था और हेलोरन की पूरी कन्फेस रिकॉर्ड कर ली थी। अब हेलोरन अपने ही जुर्मों के जाल में फंस चुका था। इसके बाद मिच पूरा सच बताता है। 10 साल पहले जॉन क्रेमर के एक खेल में वह खुद भी शामिल था। उसकी गलती सिर्फ लापरवाही थी, इसीलिए जॉन ने उसे दूसरा मौका दिया था। उस दिन के बाद मिच की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई, लेकिन सालों बाद उसकी पत्नी की हत्या हो गई और उस हत्या का जिम्मेदार एडगर था। वही एडगर जो हेलोरन का मुखबिर बनकर खुलेआम घूम रहा था। हेलोरन ने उसे बचाया था और यही वह बात थी जिसने मिच को बदले की राह पर ला खड़ा किया। मिच ने जॉन के पुराने खेल को दोबारा बनाया, लेकिन इस बार उसने 5 नहीं बल्कि 6 खिलाड़ियों को चुना। वह जानना चाहता था कि क्या वह भी जॉन क्रेमर की तरह लोगों को उनके अपराधों का सामना करवा सकता है। अब हेलोरन के पास कोई बहाना नहीं बचा था। वह मिच से अपनी जान की भीख मांगने लगता है, लेकिन मिच उससे सिर्फ एक सवाल पूछता है, क्या वह उसकी पत्नी को वापस ला सकता है? हेलोरन के पास कोई जवाब नहीं होता। अगले ही पल मिच लेजर सिस्टम सक्रिय कर देता है। हेलोरन दर्द से चीख उठता है। कुछ ही सेकंड में उसका अंत हो जाता है और इसी के साथ जिगसॉ का यह खौफनाक खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।